Welcome to Shri Kanni Academy. Here I am, Deepika Jain, as your business studies educator. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने व्यावसायिक संगठन के कुछ स्वरूपों के बारे में पढ़ा था कि अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हमारे पास बिजनेस के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, यानी कि हम किस किस स्वरूप में किसी व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए हमें सबसे पहले व्यवसाय के संगठनों को या उसके स्वरूपों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों को समझ लेना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम किस तरीके का व्यवसाय प्रारंभ करेंगे जो हमारे लिए अधिक से अधिक लाभदायक होगा। हम जब भी किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है लाभ कमाना। तो अगर हम व्यवसाय के संगठनों के स्वरूप की बात करें तो व्यवसाय के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, यानी कि एक व्यवसाय को हम अलग अलग तरीके से या अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, अलग अलग संगठनों में कर सकते हैं, जिसमें से कुछ संगठनों के बारे में मैं मेरे पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। हमने सोलो प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप, एकल स्वामित्व, संयुक्त अविभाजित परिवार और साझेदारी के बारे में पहले पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी, कि एक कंपनी अपना व्यवसाय कैसे करती है या एक कंपनी क्या होती है, कंपनी को किस तरीके से बनाया जाता है, कंपनी इन जो पहले हमने 3 स्वरूप पढ़े थे उनसे किस तरीके से भिन्न है, कंपनी के एडवांटेज क्या हैं और कंपनी के डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे सामने निकल कर आता है उसे कहते हैं हम कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी या ज्वाइंट कंपनी। तो कंपनी का मतलब एक ऐसा संघ जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर चला रहे हैं। एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, मैम फिर कंपनी और साझेदारी में अंतर क्या रह गया, क्योंकि साझेदारी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर चला रहे थे और कंपनी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है। साझेदारी और कंपनी के बीच में सबसे बड़ा जो अंतर है वो है वैधानिक अस्तित्व का। हमने जब साझेदारी को पढ़ा था तो हमने एक विशेषता साझेदारी की पढ़ी थी कि साझेदार और साझेदारी दोनों का पृथक अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि कानून की दृष्टि में एक फर्म और उसके साझेदारों को एक ही माना जाता है, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में कंपनी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इस प्रकार हम कंपनी के लिए कह सकते हैं कि कंपनी कुछ व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा संघ है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है तथा जिसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। वैधानिक अस्तित्व का मतलब कानून की दृष्टि में कंपनी का उसके सदस्यों से हटकर अपना स्वयं का एक अस्तित्व है। कंपनी के संदर्भ में कहा जाता है कि कंपनी का जन्म भी कानून के द्वारा होता है और इसकी मृत्यु भी कानून के द्वारा होती है। इसीलिए इसे वैधानिक व्यक्ति, लीगल पर्सन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कानून ही इसका निर्माण करता है और इसका समापन भी किसके द्वारा किया जाएगा? कानून यानी कि विधि के द्वारा किया जाएगा। तो जब तक आप इसकी परिभाषा के अंदर वैधानिक अस्तित्व के शब्द को नहीं जोड़ देते तब तक कंपनी की परिभाषा परिपूर्ण नहीं होती है। तो कंपनी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा व्यवसाय है जिसका अपने सदस्यों से हटकर पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।
कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है जिसका अलग से वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रण या सार्वमुद्रा होती है। कृत्रिम व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति है। जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति संपत्तियों का क्रय कर सकता है, विक्रय कर सकता है, यदि उससे किसी व्यक्ति पर वाद करना है तो वो उस पर किसी भी प्रकार का वाद कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति उस पर किसी भी तरीके का वाद कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंपनी भी अपने नाम से व्यवसाय करती है, अपने ही नाम से संपत्तियों को खरीदती है, अपने ही नाम से उसका विक्रय करती है। हम चाहें तो कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का केस यानी कि वाद कर सकते हैं और कंपनी चाहे तो वो अन्य व्यक्तियों पर वाद कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। सार्वमुद्रा का मतलब कॉमन सील। जब तक कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी दस्तावेज पर वो सील नहीं लगाई जाती, तब तक उस डॉक्यूमेंट, उस दस्तावेज को कंपनी के द्वारा अधिकृत या पंजीकृत दस्तावेज नहीं माना जा सकता। तो हम सार्वमुद्रा को एक तरीके से कंपनी का हस्ताक्षर कह सकते हैं, यानी कि सिग्नेचर। जब तक कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट को सार्वमुद्रित नहीं कर दिया जाता, तब तक कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ नहीं होता या उस डॉक्यूमेंट को हम लीगल डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते। अब एक और प्रश्न आता है, क्या कंपनी को भारत के अंदर किसी कानून के द्वारा, किसी विधि के द्वारा शासित किया जाता है? तो हाँ, कंपनी इंडिया में कंपनी को रेगुलेट या नियंत्रित करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया है। कौन सा अधिनियम लागू होता है? कंपनी अधिनियम 2013। इससे पहले कंपनियों को नियंत्रित किया जाता था कंपनी अधिनियम 1956 से, परंतु कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान पुराने हो गए थे, तो उनमें कुछ परिवर्तन करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 को समाप्त किया गया और उसकी जगह एक नया अधिनियम लाया गया, कंपनी अधिनियम 2013। यानी आज के समय में हमारी कंपनी को कौन सा एक्ट रेगुलेट कर रहा है? तो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा इसको रेगुलेट या नियंत्रित किया जाता है। अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, मैम अंशधारक क्या होता है? आपने कंपनी समझा दिया, पर ये अंशधारक शब्द क्या होता है? कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है। हम कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। और जो व्यक्ति उस अंशों को क्रय करता है उसे अंशधारक कहा जाता है। तो अंशधारक कौन होता है? जो कंपनी के अंशों को क्रय करता है। और अंशधारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जिनके द्वारा कंपनी का संचालन किया जाता है। जबकि निर्देश मंडल प्रमुख प्रबंधकर्ता होते हैं, जिन्हें अंशधारक चुनते हैं। एक कंपनी के अंशधारक बहुत सारे हो सकते हैं। उदाहरणतः अगर एक कंपनी को 10 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता है, इस 10 लाख रुपए की पूंजी को उसने 10 रुपए वाले 1 लाख अंशों में विभक्त किया है। यानी कि पूंजी की आवश्यकता तो कितनी थी? 10 लाख रुपए की। उसने एक अंश कितने रुपए का रखा? 10 रुपए का। यानी उसके पास कुल मिला के अंश कितने हुए? 1 लाख रुपए के। यानी नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास थे 1 लाख रुपीस के। तो क्या ये 1 लाख अंशधारक मिलकर व्यवसाय का संचालन करेंगे? यदि ये 1 लाख संचालक मिलकर कंपनी का संचालन करेंगे तो कंपनी का संचालन करना बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में
कंपनी के अंशधारक कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं जिन्हें कहा जाता है कंपनी के प्रबंधकर्ता, और संयुक्त रूप से ये प्रबंधकर्ता कहलाते हैं निर्देशक मंडल, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके द्वारा कंपनी का प्रबंध किया जाता है। तो दो शब्द, अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं जो कंपनी के अंशों को क्रय करते हैं, जबकि निर्देशक मंडल में कौन होते हैं? प्रबंधकर्ता, जो कंपनी के प्रबंध का कार्य करते हैं और जिनका चयन कौन करता है? अंशधारक करते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 को स्थापित किया गया है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 में सेक्शन 2 के अंदर कंपनी को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी से आशय उन कंपनियों से है जिनका समामेलन यानी कि निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 में या इससे पूर्व में किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। कंपनी अधिनियम में जो कंपनी की परिभाषा दी गई है वो अपूर्ण परिभाषा है, यानी कि यहाँ कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बताया गया। यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि कंपनी से मतलब उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर पंजीकृत या समामेलित है, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड है, या इससे पूर्व में प्रचलित किसी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित थी। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी नेचर को परिभाषित नहीं करती है। अगर हम कंपनी की परिभाषा को विस्तृत में पढ़ते हैं तो हमारे सामने कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं। हमने विस्तृत में जब कंपनी की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था कि कंपनी एक वैधानिक या कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है जो किसी व्यवसाय का संचालन करती है। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी मुश्किल है, यानी कि इनके शब्दों को कंपनी के जो फीचर्स हैं, कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में आप मन से नहीं लिख सकते, क्योंकि इन सब के अर्थ जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक आप इन अर्थों का वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कंपनी से वो है कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब ये सामान्य व्यक्ति के समान नहीं है, यानी सामान्य व्यक्ति के जैसे हम इसको छू नहीं सकते, ये हमें दिखती नहीं है, परंतु इसे कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा गया है? आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज एक सामान्य व्यक्ति के समान इसको भी कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जैसे जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति संपत्तियों का क्रय कर सकता है, अपने नाम से संपत्ति का विक्रय कर सकता है, अपने नाम पर किसी अन्य व्यक्ति पर वाद अर्जित कर सकता है, यानी कि कोई केस लगा सकता है, किसी तरीके के कंपनसेशन की मांग कर सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति उस पर किसी तरीके का केस कर सकता है। ये सारे राइट्स, ये सारी चीजें कंपनी को भी प्राप्त हैं, यानी कि ये कंपनी अपने नाम से वाद कर सकती है, अपने नाम पे संपत्तियों को क्रय कर सकती है, अपने नाम से संपत्ति का विक्रय कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। सेकंड डेफिनेशन, ये जो सेकंड तत्व होता है वो पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कि कानून की दृष्टि में एक कंपनी और उसके अंशधारक दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों का मतलब, यदि कंपनी के यानी कंपनी और कंपनी के अंशधारक दो अलग व्यक्ति हैं, कानून की दृष्टि में इन दोनों को अलग अलग माना गया है। कंपनी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही जाती है
कि यदि कंपनी के सारे अंशधारकों की मृत्यु हो जाती है, इफ ऑल द शेयर होल्डर इज डाई ऑफ द कंपनी इज अलाइव, पर कंपनी जिंदा रहेगी। कि एक कंपनी के अगर में सारे अंशधारकों की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी कंपनी जीवित रहती है, यानी कि कंपनी की मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी का उसके सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। स्थापना, कंपनी की स्थापना एवं समापन दोनों कानून के द्वारा किए जाते हैं। एक कंपनी की स्थापना तब होती है जब वो कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित या पंजीकृत हो जाती है। बिना पंजीयन के आप कंपनी की स्थापना नहीं कर सकते। यानी यदि सिर्फ दो व्यक्ति चाहें, वो मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं और ये कहते हैं कि ये कंपनी है, तो उसको कंपनी नहीं माना जाएगा जब तक आप उसका इनकॉर्पोरेशन यानी कि समामेलन कंपनी अधिनियम में नहीं करवा लेते। शाश्वत उत्तराधिकार, कंपनी का अपना शाश्वत उत्तराधिकार होता है, कंपनी निरंतर चलती रहती है। सार्वमुद्रण, कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब वो सील जिसको कंपनी के हर दस्तावेज पर लगाया जाता है। जब तक कंपनी के दस्तावेजों को सार्वमुद्रित नहीं कर दिया जाता, तब तक कंपनी के किसी भी दस्तावेज को कंपनी के द्वारा अधिकृत दस्तावेज नहीं कहा जाएगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सार्वमुद्रा क्या है? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। जब तक वो सील किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं लगेगी, तब तक वो डॉक्यूमेंट कंपनी से वेरीफाइड या पंजीकृत डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। जोखिम को उठाना, कंपनी के अंदर एकल स्वामित्व और साझेदारी की तुलना में जोखिम की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। उनका दायित्व उनके द्वारा विनियोजित पूंजी तक ही होता है। इसके साथ साथ अंशधारों की संख्या अत्यधिक होती है, तो जोखिम की जो मात्रा होती है वो अपने आप स्वतः ही विभाजित हो जाती है। दायित्व, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जबकि कंपनी के अंशधारकों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी की इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद में कंपनी के अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, यानी कंपनी के अपने कुछ लाभ और हानियां हैं। कंपनी का सबसे बड़ा लाभ जो है वो है सीमित दायित्व, कि कंपनी के साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। सीमित दायित्व का मतलब कंपनी के साझेदारों या अंशधारकों का, कंपनी के अंशधारकों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंश पूंजी तक ही होता है, अर्थात उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों का उपयोग कंपनी के हानियों या दायित्वों का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति ने 10 रुपए का कोई अंश क्रय किया है, कितने रुपए का अंश क्रय किया है? 10 रुपए का, और उस कंपनी को 100 रुपए की हानि हुई है। ऐसी स्थिति में अंशधारक ने यदि सिर्फ 10 रुपए का अंश क्रय किया है, तो उसके लिए हानि की दायित्व यानी कि वो कितने रुपए का भुगतान करेगा? अधिकतम सिर्फ 10 रुपए का। बाकी की हानि के लिए हम अंशधारक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, या हम उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के अंशधारकों का दायित्व सीमित होता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है हितों का हस्तांतरण। ये विशेषता इससे पहले के 3 जो संगठनों के स्वरूप हमने पढ़े, एकल स्वामित्व, साझेदारी और हिंदू व विभाजित परिवार, तीनों में ही उपलब्ध नहीं था। हितों के हस्तांतरण का मतलब
एक व्यक्ति चाहे तो अपने अंशों का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है, यानी वो अपने स्वामित्व का हस्तांतरण अन्य व्यक्तियों को कर सकता है। साझेदारी व्यवसाय में इस तरीके से नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि साझेदारी व्यवसाय में किसी नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है या कोई पुराना साझेदार व्यवसाय छोड़कर चला जाता है तो साझेदारी स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में कंपनी के अंशधारक अपने अंशों का विक्रय बाजार के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट, हितों का हस्तांतरण का मतलब कंपनी के अंशधारक अपने अंशों का विक्रय बाजार में कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्थायी अस्तित्व। कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा किया जाता है, इसका समापन भी कानून के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसका जो अस्तित्व होता है वो कैसा होता है? स्थायी अस्तित्व होता है। इसका इसके साझेदारों से पृथक अस्तित्व होने के कारण साझेदारों की मृत्यु हो जाने पर भी कंपनी के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले भी बताया था वापस से कि कंपनी की यदि सभी अंशधारक मर जाएं तो भी कंपनी का स्थायित्व बना रहेगा। पेशेवर प्रबंध। कंपनी का जो संचालन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निर्देशक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्देशक मंडल में उन व्यक्तियों को चुना जाता है जो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, ताकि कंपनी का जो संचालन है वो कुशलता पूर्वक किया जा सके। एकल स्वामित्व और साझेदारी दोनों में ही एक बहुत बड़ी सीमा थी, वो था कुशल प्रबंध का अभाव, क्योंकि वहाँ पर प्रबंध से संबंधित सभी कार्य एक या दो व्यक्ति के द्वारा किए जाते थे और वो व्यक्ति उस हर एक प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञ हो, ऐसा होना आवश्यक नहीं था। परंतु यहाँ पर पेशेवर व्यक्तियों को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक बनाया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी के 1 लाख अंशधारक हैं। कितने शेयर होल्डर्स हैं? 1 लाख। इन 1 लाख में से किनको चुना जाएगा? जो अलग अलग एरिया के क्या हो? एक्सपर्ट हो। मैंने ए को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया क्योंकि ये प्लानिंग का एक्सपर्ट है, ये नियोजन बहुत अच्छे से करता है। बी मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा बिकॉज ये सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है। सी को मैंने इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रही हूँ क्योंकि ये मार्केटिंग पैनल में एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से हम ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं जो अलग अलग क्षेत्र के क्या होते हैं? विशेषज्ञ या एक्सपर्ट होते हैं, जिसके थ्रू कंपनी का जो प्रबंध है वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो कंपनी की सबसे बड़ी विशेषताएं थी सीमित दायित्व, कंपनी का उसके अंशधारकों, कंपनी के अंशधारकों का उनके द्वारा धारित पूंजी तक ही दायित्व होता है। कंपनी चाहे या उसकी अंशधारी चाहे तो अपने अंशों का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को कर सकते हैं, यानी अपने स्वामित्व का हस्तांतरण कर सकते हैं। कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है और कंपनी का प्रबंध पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। कंपनी का प्रबंध जिन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है उन्हें कंपनी के निर्देशक या प्रबंधकर्ता कहा जाता है। इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद कंपनी की अपनी कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस, तो कंपनी की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है निर्माण में जटिलता। कंपनी को फॉर्म करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी का निर्माण करने के लिए हमें काफ़ी सारी बहुत अधिक
वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होती है, उसके पश्चात ही कंपनी का निर्माण किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है मैम कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी कौन कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी का निर्माण किया जाता है और ये इतना जटिल होता है। कंपनी का निर्माण के लिए हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड या समामेलित करना होता है। समामेलन के साथ हमें कंपनी के सीमा नियमों और अंतर नियमों को तैयार करना पड़ता है। कंपनी के कौन कौन से प्रवर्तक होंगे, कंपनी अधिनियम में कंपनी के निर्माण से लेकर जो भी प्रावधान बताए गए हैं उन सभी प्रावधानों को आपको फुलफिल करना होगा। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जिसको एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा करना बहुत मुश्किल होता है। यानी अगर स्मॉल ट्रेडर्स चाहें कि वो किसी कंपनी का निर्माण करें तो उनके लिए ये व्यवसाय का स्वरूप उपयुक्त नहीं है। कंपनी उन व्यवसायियों के द्वारा की जाती है, वो एंटरप्रेन्योर्स कंपनी को चलाते हैं जिनके पास अत्यधिक पूंजी हो। गोपनीयता की कमी एक और इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस है, कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ सूचनाएं गुप्त नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रति वर्ष कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट्स का मतलब P&L और बैलेंस शीट को प्रकाशित करना होता है, पब्लिक करना होगा। यानी हर कंपनी को ये बताना होगा कि उसने कितना लाभ कमाया है और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इसके साथ में वो एक और चीज पब्लिश करती है, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी अपनी सूचनाओं को गुप्त नहीं रख पाती है। कंपनी से संबंधित सूचनाएं उसके प्रतिरोधियों को भी पता चल जाती है। तो कंपनी की ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अनेकानेक नियम, कंपनी को चलाने के लिए कंपनी अधिनियम तथा और इस प्रकार के अन्य अधिनियमों से संबंधित प्रावधानों, नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ता है, जो एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। निर्णय में देरी, कंपनी के निर्णय कंपनी के प्रबंधकर्ताओं के द्वारा लिए जाते हैं और प्रबंधकर्ताओं का किसी एक बात पर सहमत होना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में निर्णय लेने में देरी होती है। अल्पतंत्रीय प्रबंध निर्णय, अल्पतंत्रीय का मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में यदि मतदान की अधिक पावर है, अधिक शक्ति है, तो उसके निर्णय मान्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिए जाते हैं वो उचित नहीं होते हैं। तो ये कंपनी की कुछ लिमिटेशंस थी। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है, कंपनी कितनी प्रकार की हो सकती है? तो कंपनी दो प्रकार की होती है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। क्वेश्चन ये मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपनी तो कंपनी है, दो व्यक्तियों के द्वारा चलाई जा रही है, तो ऐसा क्या डिफरेंस हो गया? तो कंपनी में निजी कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी है जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। निजी कंपनी कौन सी कंपनी है? जो अपने अंशधारियों को अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हितों का हस्तांतरण, यानी एक कंपनी का अंशधारक यदि चाहे तो अपने अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन एक निजी कंपनी का अंशधारी अपने अंशों को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। निजी कंपनी के लिए कम से कम न्यूनतम 2 सदस्यों की एवं अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। निजी कंपनी को बनाने के लिए आपको कम से कम कितने सदस्य चाहिए? 2 और अधिकतम 200। पूर्व में प्रचलित जो अधिनियम था,
कंपनी अधिनियम 1956, उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 थी, कि 1956 के अनुसार निजी कंपनी में अधिकतम 50 सदस्य ही हो सकते हैं, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 में इस संख्या को बढ़ा करके 200 कर दिया गया है। यानी कि अब एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। अंश पूंजी को लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है। किसको आमंत्रित नहीं किया जाएगा? जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है। एक बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि आईपीओ निकला है, एक कंपनी ने आईपीओ निकाला है। आईपीओ का मतलब होता है एक कंपनी खुले बाजार में आकर जनता को अपने अंशों को क्रय करने का प्रस्ताव रख रही है। तो एक निजी कंपनी कभी भी जनता को अपने अंशों का क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। केवल उसके जो प्रमोटर्स यानी कि प्रवर्तक हैं, जिन्होंने उस कंपनी की स्थापना की है, वही उसके सदस्य हो सकते हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी कभी भी आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर्स नहीं लाती है। वो कभी भी जनता को आमंत्रित नहीं करती है अपने अंशों का क्रय करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कि निजी कंपनी को अपने साथ में, अपने नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना कंपलसरी है। अगर कोई निजी कंपनी है तो उसे अपने साथ में प्राइवेट लिमिटेड यानी कि निजी कंपनी शब्द लगाना अनिवार्य है, ताकि अन्य व्यक्तियों को ये पता चल सके कि ये कंपनी एक निजी कंपनी है। तो निजी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुई? ये अपने अंशों के हस्तांतरण पर क्या लगाती है? रोक लगाती है। निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य होंगे। ये जनता को अपने अंशों को वितरण के लिए आमंत्रित नहीं करेगी, यानी ये प्रविवरण जनता को जारी नहीं करेगी, ये आईपीओ नहीं निकालेगी। नेक्स्ट, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? तो सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 ने बहुत क्लियरली लिखा है कि सार्वजनिक कंपनी कौन सी कंपनी है? जो निजी कंपनी नहीं है, जिसमें कम से कम 7 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए आपको इसके लिए? 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, यानी आप जितने चाहें उतने सदस्य या उतने अंशधारक कंपनी में बना सकते हैं। एक कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। यानी एक सार्वजनिक कंपनी का अंशधारक अपनी कंपनी के अंशों को बाजार में विक्रय कर सकता है। यदि राम एक पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर है और उसके पास 100 अंश पड़े हुए हैं, कितने शेयर्स पड़े हैं उसके पास में? 100 शेयर्स। तो वो इन 100 शेयर्स को, 100 शेयर्स को मार्केट में जाकर किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है, उसको ये अनुमति दी गई है। तो सार्वजनिक कंपनी की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें याद रखनी है। सबसे पहला, सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है, जिसमें कम से कम 7 सदस्य और अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है या कोई सीमा नहीं है, जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध भी नहीं लगाती है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपनी अंश पूंजी के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है, वो पब्लिक को क्या दे रही है?
इन्विटेशंस दे रही है तथा जनसाधारण इसकी सार्वजनिक जमा के रूप में जमा करवा सकते हैं। यानी कि पब्लिक कंपनी ही आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स लेकर आती है। प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण कौन जारी करता है? सार्वजनिक कंपनी जारी करती है। स्टॉक मार्केट के अंदर किन शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है? किस कंपनी के? पब्लिक कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है स्टॉक मार्केट में। हमारी जिंदगी में हम बहुत बार सुनते हैं ना, शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस इतने बढ़ गए हैं, इतने घट रहे हैं। तो ये कौन सी कंपनी के शेयर्स होते हैं? ये पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी के अंश होते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी को अपने साथ में पब्लिक लिमिटेड वर्ड लगाना अनिवार्य नहीं है। यानी उसको अपने साथ में ये नहीं लिखना है कि वो एक पब्लिक कंपनी है। इन दोनों कंपनियों के बारे में पढ़ने पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर लिखो, कि एक सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर है सदस्य। सार्वजनिक कंपनी में कितने सदस्य होते हैं? न्यूनतम 7 और अधिकतम कोई सदस्यों की सीमा निर्धारित नहीं है। जबकि निजी कंपनी में न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। निर्देशक यानी डायरेक्टर्स, तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निर्देशक या डायरेक्टर्स होने चाहिए, जबकि निजी कंपनी में ये संख्या सिर्फ 2 है। अंशों का हस्तांतरण, सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जबकि निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों के विक्रय हेतु जनता को आमंत्रित कर सकती है, जबकि निजी कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है या 11th में आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी को परिभाषित कीजिए, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर लिखिए। एक बहुत ज़रूरी बात, आप चाहे 11th में हैं, आप चाहे बीकॉम में हैं, आप सीएस में हैं या सीए में, कंपनी की परिभाषा, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये चीज़ें कभी और कहीं नहीं बदलने वाली हैं। तो ये आपके लिए उतनी ही जरूरी रहेंगी। कंपनी की परिभाषा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं पर भी अनचेंज नहीं होगी। तो आज की क्लास में हमने व्यावसायिक संगठन का एक और स्वरूप पढ़ा, कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है। अगर कंपनी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कंपनी से संबंधित या कंपनी से रिलेटेड कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आई है या आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप नीचे ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करूँगी और आपके सामने एक और अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी। कंपनी को जरूर पढ़िएगा, कंपनी के टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते। कंपनी में से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में 110% मिलेगा। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। हम बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आगे चर्चा करेंगे। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, बट मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए ताकि हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।
थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एक बार एडिट करना पड़ेगा।